आज थोड़े क्वेश्चन जान के सिंपल बनाए गए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने को। अटेम्प्ट करना है, इसको देखना नहीं है। नाम लिख देना प्लीज सारे अपने अपने ऑन द शीट प्लीज। Two more minutes. सर फोन नहीं चलाना टेस्ट में, देखो गूगल हो जाते हैं आंसर। आफ्टर द टेस्ट यू कैन ऑपरेट योर फोन। डन। और किसी का हो गया हो तो प्लीज। वन मोर मिनट। टिश्यूज उधर होंगे आई गेस, मेरे ड्रॉर में होंगे राइट वाले। डन जी। कौन रहेगी? थैंक यू। लो जी। Let's check the questions, then we'll discuss the answers and the topics. So first का आंसर है जी बी बॉम्बे।
B Bombay. Second is A America. Third is D Delhi. Fourth is C Chandigarh. Fifth is A America. Sixth is B Bombay. So BAD CAB. चेक कर लेना, अभी डिस्कस भी करेंगे इन क्वेश्चंस को. पहले चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दें. हाँ जी. सो who's got 6 on 6? 5 on 6 बन रही है मेरी चॉकलेट. पीछे से शुरू करते हैं. 0, 1 on 6, 2 on 6. हर्षिता कौन है यहाँ पे? आस्था. ओके. 3 on 6. चॉकलेट कौन ले गया मेरी? 4, 5. चलो सिमरन एंड वैष्णव देन आधी आधी कर लेना. आ जाओ. अदर्स प्लीज गिव देम अ. ले जाओ यार प्लीज आके. आओ जी आओ, आप भी आओ. हाँ मेरे को तो फोटो चाहिए. मेरे को फोटो चाहिए साथ में विद अ विक्ट्री साइन. मैं दोनों को दे रहा हूँ. ये लो, हाफ ऑफ कर लेना. ले भाई. वेल डन, वेल डन, वेल डन. सो डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन सिंपल सिंपल थे. पहला तो आई थिंक फर्स्ट पिक्चर से पता चल गया होगा. दैट कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव मिलिट्री इनिशिएटिव है कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ. इंडिया एंड यूएसए अभी अभी साइन हुआ है विद द विजिट ऑफ प्रधानमंत्री मोदी जी टू यूएस. सिंपल सा सवाल था. इन न्यूज है बट टेक दिस इन माइंड एज वेल. जो ज्यादा चीज इन न्यूज होती है वहां से आंसर आ जाता है. राइट. देन इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन. दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज रिलेटेड टू साइबर अटैक. अभी इसको डिस्कस करेंगे. एआई एंड चैटबॉट से रिलेटेड है. राइट. इफ यू हैव रेड इट यू नो इट. सो फिर भी अगर नहीं पता होता, दिस इज द ऑड वन आउट एज वेल. है ना. बाकी सारे कंफ्यूज करने. कोई इंजेक्शन है तो डिजीज बना दिया, वैक्सीनेशन बना दिया, देन इकोनॉमिक स्टिमुलस बना दी इंजेक्शन. राइट. ऑड वन आउट साइबर अटैक बनाने वाले ने सोचा कैसे. तो दिस इज द आंसर. हाउ टू गेट टू इट? सिंपल. देन एम्स्टरडैम आइलैंड. दिस वाज अ वियर्ड थिंग. आई थॉट ये यूपीएससी के मन को भा जाएगा कि एम्स्टरडैम बंदा सोचता है नीदरलैंड यार. बट ये वाला एम्स्टरडैम आइलैंड कहाँ पे है? इंडियन ओशन. दिस इज इन इंडियन ओशन. दिस इज अ फ्रेंच टेरिटरी. विल डिस्कस अबाउट इट बट वी मस्ट नो इट. राइट. देन कमिंग टू सर्विफिकेशन. ऐसी सी टर्म्स बहुत आ रही हैं पेपर में. ये पता होना चाहिए, हमें जरूर पता होना चाहिए. आज के सवालों में से कुछ ना भी बताओ, ये पता होना चाहिए. सर्विफिकेशन क्या है? सर्विसेज आर बंडल्ड विद गुड्स. और ये वर्ड को भी ध्यान रखना, 2-3 बार ये आंसर बना, बिकॉज ये आम भाषा में बंदा यूज नहीं करता है. एंड इफ ही इज राइटिंग इट इन द ऑप्शंस, ही इज रीडिंग इट समवेयर. सो मोस्ट लाइकली दिस इज द आंसर. राइट. इसका कंसेप्ट समझाऊंगा बट अभी ये समझो. अटेम्प्ट. कंसेप्ट भी समझाऊंगा, डोंट वरी. कंटेंट भी है मेरे पास, बट पहले अटेम्प्ट समझ रहे हो. गॉट माय पॉइंट? देन Namaste scheme. The word of the day is Namaste. Namaste scheme is related with which among the following? This is related with sanitation workers. Again, अगर आप similarity of options देखो, ये सारे enjoyment वाली options हैं. 3 similar, तो 4th one is the answer. है ना. Foreign tourist आ रहे हैं, tourist आ रहे हैं, sportsmen sports खेल रहे हैं. थोड़ा economic and let's say commercial enjoyment वाली बात है. Odd one out is sanitation. सिंपल 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 अटेम्प्ट. राइट. देन टोन्स रिवर. ये आ चुकी है पेपर में. यमुना बहुत ज्यादा न्यूज में. दिल्ली के इलेक्शन हुए थे, यमुना में पोल्यूशन बहुत ज्यादा था. एक बहुत बड़ा मुद्दा बना कि यमुना क्लीन क्यों नहीं हुई. 10 साल हो गए, 5 साल केजरीवाल को, 10 साल केजरीवाल हो गए. तो केजरीवाल को हराने वाला मुद्दा एक यमुना था. सो आंसर है इज यमुना. एंड इसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर भी नॉर्दर्न रिवर से सवाल आया था. है ना. मैचिंग दी, अरेंजिंग दी क्रोनोलॉजी. दिस ईयर ऑल्सो आई एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर, either a tributary or let's say matching the right and left tributaries or the chronology of joining. Right. So northern rivers बहुत simple है.
उनको अच्छे से कर लेंगे, एक एक रिवर को भी, एंड उनकी सारी ट्रिब्यूटरीज एंड एक्सेट्रा मैच द फॉलोइंग। दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। चलो फिर सवाल कर लिए तो अब कॉम्पैक्ट पे आ जाते हैं। एज ऑलवेज व्हील फर्स्ट अंडरलाइन, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो अपने को पता होना चाहिए किसके साथ है। फॉर द प्रीलिम्स कॉम्पैक्ट इज यूएस एंड इंडिया। दूसरा, इसके अंदर अपने को एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिलेंगे, एग्जाम्पल्स फॉर द मेन्स, एग्जाम्पल्स वुड बी अ प्लेंटी, राइट? बहुत सारे एशिया एग्जाम्पल, कॉम्पैक्ट एग्जाम्पल, इनके पुराने एग्रीमेंट्स, गसोमी एक्सेट्रा, right? So all those we need to have, and what we'll do is we'll not just read it and चला गया। इंडो यूएस पे सवाल आने वाला है, मेंस में आने वाला है, सो पहले ही उसके एग्जांपल्स क्रिएट कर लो। अपने पास एक डायरी लगा के दो दो तीन तीन एग्जांपल्स, मिलिट्री का लिख लिया, इकोनॉमिक्स का लिख लिया, अरेंजमेंट्स एंड एग्रीमेंट्स के एग्जांपल लिख लिए, ट्रेड का नंबर लिख लिया कि हमने डबल करने की बात करी है, 2030 तक 500 बिलियन करेंगे, right? So we must have those examples as well. Then let's read it. क्या हो रहा है जी? US India Compact. Recently, President of US and Prime Minister launched this US India Compact initiative. इसकी एक बड़ी अच्छी सी full form भी है, catalyzing opportunities for military partnership, accelerated commerce and technology. So what does this tell you? कि इसमें military partnership है, accelerated commerce and technology है, और बहुत बड़ी बात है जो US नहीं मानता था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को मान गए कि हाँ, हम यूएस की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, नॉट द हाईएस्ट बट द गुड वंस, हमें ट्रांसफर करेंगे। एंड वन मोर थिंग, को प्रोडक्शन। दिस डज नॉट यूजुअली हैपन विद यूएसए, बट अब यूएसए इज ट्राइंग टू टेक द प्लेस रशिया हैज इन इंडिया, राइट? रशिया हमारा डिफेंस का मेजर सप्लायर है, यूएसए माइट टेक ओवर, राइट? बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग इंटरनेशनल रिलेशंस दीज डेज। There's a huge shift as well. Recently, ट्रम्प साहब ने, यूएस ने, जो कभी नहीं करता रशिया की सपोर्ट, यूएन में उन्होंने रशिया की सपोर्ट करी। सो लेट द डेवलपमेंट्स हैपन, एंड हम देखते हैं ट्रम्प साहब क्या कमाल करते हैं। बट अभी क्या कमाल करा है इन्होंने? दिस कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट करा है, विच इज, सारी चीजें नहीं याद करनी, इंडो यूएस है, अगर फुल फॉर्म याद रहती है तो फाइन, नहीं रहती है नो प्रॉब्लम, कॉम्पैक्ट लिखना ही लिखना है एग्जाम्पल में, राइट? सो क्लियर फोकस टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड डिफेंस पे है। ऑब्वियसली रिजल्ट ड्रिवन करेंगे, ऐसी की बोल बच्चन करेंगे, भैया सब कुछ कर देंगे हम, है ना? साइन करने हैं, सब कुछ करना है। न्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, देन एडवांसिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री कोलैबोरेशंस। इसमें एक और आपने ये देखनी है एब्रीविएशन, दिस इज ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस, एशिया। इसको भी एज एग्जांपल यूज करना है, अपने पास नोट करते चलना कौन से एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। सो एशिया किस बारे में? दिस इज अबाउट ऑटोमाइजिंग द इंडस्ट्री। ऑटोमाइजिंग मतलब रोबोटिक्स एंड एआई, राइट? दिस इज कॉल्ड साइबर फिजिकल सिस्टम्स, जहां साइबर सिस्टम्स फिजिकल सिस्टम्स के साथ मर्ज कर जाते हैं, राइट? देन इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्सपेंशन, दिस इज अ टारगेट कि हम लोग, बोथ कंट्रीज एम टू डबल द बायलैटरल ट्रेड टू $500 500 बिलियन, $500 बिलियन करेंगे बाय विच ईयर? 2030। अभी कितना हुआ फिर? डबल करके 500 आ रहा है, आधा कितना हुआ? 250। सो अभी $250 बिलियन का ट्रेड है। एंड वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर द बैकवर्ड लॉजिक ऑफ दिस, कि इन यूएसए इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया, है ना? लॉजिक्स ये याद रहने चाहिए, हम, हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है यूएसए। और साथ में जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आपको ट्रबल्स दिमाग में आने चाहिए, राइट? व्हाट आर दी ट्रबल्स विद यूएसए? कि अब ट्रम्प साहब आ गए, टैरिफ बढ़ा देंगे, उन्होंने गोल्डन वीजा महंगा कर दिया है, राइट? एंड टैरिफ वॉर चाइना के साथ खेलेंगे तो हमारे साथ भी खेल रहे हैं। उन्होंने बोला है कि हम काउंटर टैरिफिंग करेंगे आपके साथ। इंडिया इज द कंट्री विद वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्सेस, उसके रिएक्शन में हमने यूएस गुड्स पे टैक्सेस कम कर दिए हैं। सो ऑल दिस शुड प्ले इन योर बैकग्राउंड, कि फॉर्मेशन हो रही है, कभी लॉजिक से सवाल आ जाता है, कभी एब्रीविएशन से आता है, कभी इनिशिएटिव से आ जाता है, राइट? वी मस्ट बी वेरी वेरी श्योर ऑफ इट। एंड ऑल्सो मिशन 500 हमने लॉन्च करी है, इसके लिए $500 बिलियन के। सीधा सीधा ये भी आ सकता है, मिशन 500 किसके साथ है, क्या मतलब है इसका, राइट? गोइंग अहेड, स्ट्रेंथनिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टाइज, ये हर बारी बात करते हैं कि अच्छा एआई में, कंप्यूटिंग में, डिफेंस में, हर जगह हम स्ट्रेंथन करेंगे, कोई बात नहीं। पहले जब यूपीएससी में बड़े बड़े आंसर आते थे तो इनको लिखने का फायदा था। अब ऐसे
ऐसे पॉइंट्स आपके मेंस के आंसर्स को कम करते हैं. यू शुड हैव मेंस के मार्क्स को कम करते हैं. यू शुड हैव स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल्स कि लिखा तो साथ में ट्रस्ट इनिशिएटिव का एग्जांपल आ गया, डिफेंस लिखा कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव का एग्जांपल आ गया, राइट. सो वी शुड हैव एग्जांपल्स फॉर एवरीथिंग. देन बूस्टिंग स्पेस कोऑपरेशन एंड क्रिटिकल मिनरल्स, दिस इंडस एंड इंडस एक्स, ये भी आ चुका है पेपर में. इंडस एंड इंडस एक्स, खासकर स्टेट सर्विस वाले ये नोट कर लें. इंडस एंड इंडस एक्स इज विद यूएसए, another agreement with USA for what? Critical mineral exploration and innovation. Then space collaboration करके यूएसए को लिटरली क्या फायदा है? नासा को इसरो से क्या फायदा मिल सकता है? What do you think? What is the benefit NASA can derive out of ISRO? Research and development, okay, but पहले ही उनकी बहुत अच्छी है. और क्या हो सकता है? Cost effectiveness and trained manpower at a lower cost. Cost effectiveness बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं. जितने पैसे में वो लोग चांद पे भी नहीं जाते, उससे आधे से आधे पैसे में मार्स पे पहुंच जाते हैं. So ISRO is becoming a commercial leader in space, private space explorations as well. कल को स्पेस ट्रैवल भी होना है ना. वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस भी धीरे धीरे हो रहा है. और आजकल आप न्यूज में देख रहे हो कि एस्ट्रॉइड भी अर्थ की तरफ आ रहा है. हो सकता है हमारे अटेम्प्ट से पहले गिरी जाए. इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसकी तरफ आ रहा है तो मतलब 20-50 किलोमीटर का ही है, बहुत बड़ा नहीं है. बट अगर अपनी बिल्डिंग पे गिर गया, यूपीएससी पे गिर गया, साइड को गिराना है, आप निशान लगा देना, वहां बोल देंगे उसको, ठीक है. तो हाँ जी, उस साइड को गिरवाना है, नीचे वाले फ्लोर पे जाना चाहिए. नहीं नहीं, किसी को मारना नहीं. जो जिसका अपने कर्म उसे अपने आप खत्म कर देंगे. बदला एस्ट्रॉइड से नहीं दिलवाना, राइट. सो स्पेस कोलैबोरेशन कर रहे हैं. एक और एग्जांपल इसमें ध्यान रखने वाला, निसार. पुराना हो गया बट नासा इसरो अपर्चर रेडार, निसार पता होना चाहिए यूएस के साथ, राइट. काफी पुराना एग्जांपल है बट कंटेम्प्रेरी अफेयर्स भी पूछे जाते हैं. देन कमिंग टू द इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, ये फोटो गलत लगी है यहाँ पे, सॉरी. दिस इज नॉट सैनिटेशन. इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन किस बारे में? दिस इज अ साइबर अटैक जो हमने एमसीक्यू में देखा. ये जो चैटबॉट्स है ना अपने वाले, आजकल चैटबॉट्स एंड लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स हैं, एआई वाले. आपका असिस्टेंट होना चाहिए चैटबॉट को. व्हाट डज दिस इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन डू? इट एम्बेड्स इनटू द लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल. बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल क्या है? आजकल एक नई जॉब भी आई है, किसी को करनी हो तो कर लेना. लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल इज कि आप एआई को अपनी लैंग्वेज में फीड करते हैं डेटा, फिर वो धीरे धीरे, जैसे बच्चे को सिखाते हैं वैसे ही एलएलएम्स को सिखाना होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स को. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनती ही ऐसे है कि आप बेसिक, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हमारे ब्रेन में कौन से सेल्स होते हैं? हाँ जी, न्यूरॉन. न्यूरॉन सेल्स होते हैं. न्यूरॉन्स एक नेटवर्क बना लेते हैं. न्यूरॉन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन फ्लो करती है लाइक इलेक्ट्रिक इंपल्सेस. बीच में गैप भी होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, उस गैप को क्या बोलते हैं? अरे वेरी गुड, साइनैप्स, राइट. सो जैसे न्यूरल नेटवर्क है हमारे दिमाग में, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी नेटवर्क सा बनाया होता है. वन एरिया इज इनपुट, देन प्रोसेसिंग होती है, देन प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट होता है. बेसिकली न्यूरल नेटवर्क ही बनाया होता है दिमाग की तरह. वेरी वेरी बेसिक, क्रूडली आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, राइट. सो नई जॉब की मैं बात कर रहा था. नई जॉब ये है कि आप अपनी भाषा में, कि लेट्स से बुक्स को आप क्या बोलते हैं, कोई कॉपी बोलता है, कोई कुछ बोलता है ना. सो यू कैन फीड योर लैंग्वेज इनटू दैट एआई एंड द डेवलपर ऑफ द एआई गिव्स यू मनी फॉर दैट. कि आप शाम को बैठ के, रात को बैठ के 1 घंटा 2 घंटे एलएलएम से बात कर रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं कि मैं ये बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ, और उस चीज के आपको पैसे मिल रहे हैं. ग्रेट जॉब. और डॉलर्स में मिलते हैं. छोड़ो क्यों किताबें काली कर रहे हैं. शाम को 2-3 एआई से बात कर लेंगे, एलएलएम से बात कर लेंगे, पैसे पूरे हो जाएंगे. नहीं, गुड आइडिया? नॉट एट ऑल. व्हाई? फैशन? मुझे फैशन सुन रहा है, सॉरी नहीं दिख रहा है, थोड़ी आंखें कमजोर है. एनीहाउ, सो इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन में क्या हो रहा है? ये एआई जो एलएलएम है,
तो एलएलएम को ऐसी चीज फीड कर देता है कि आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप ही का चैटबॉट एक्सपोज कर देता है या फिर आप ही को मिसलीड करने लगता है. सो व्हाट इज इट अटैकिंग? बेसिकली द चैटबॉट्स डिराइव्ड आउट ऑफ द लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स. समझ गए? कोई दिक्कत? आपके फोन्स में या कंप्यूटर सिस्टम्स में, जहां भी कंप्यूटर सिस्टम है वहां पे चैटबॉट्स हैं जो आपको प्रॉम्प्ट रिप्लाईज करते हैं, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राइमरली बेस्ड है ये. सो इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन इनको टारगेट करता है और इन्हीं को अपने कंट्रोल में लेके आपकी इंफॉर्मेशन लीक करवा लेता है, राइट? इसको ही काइंड ऑफ हैक करा जाता है. हैक नहीं, इसको मिसलीड करा जाता है. इसको छोटा बच्चा मान के चलो जो आपके लिए इंटेलिजेंस के लिए सर्व कर रहा है. It has to be trained. So these indirect injections, prompt injections, prompt the wrong information and embed the LLMs with malicious softwares, which then generate or expose your private information or secure information. Right? Got my point now? So देख लेते हैं एक बार. Indirect prompt injection. Researchers want that AI chatbots are vulnerable to indirect prompt injection attacks. पहला सवाल तो यही बन गया. Indirect prompt injection किसको टारगेट कर रहे हैं? AI based chatbots को. So टेक्निक क्या है? Manipulates the chatbots into executing malicious commands. Right? ये chatbot को मैनिपुलेट कर लेते हैं, अपने एक तरह से वश में कर लेते हैं. जब हम बोलते हैं वशीकरण, लटका के ऐसे क्या करते थे वो? शैतान नहीं, कुछ बोलते थे इसके. हिप्नोटाइज. सो हिप्नोटाइज कर लेते हैं चैटबॉट्स को. शैतान मूवी मैं देखी नहीं, सॉरी. मैं किताबें काली करने में ज्यादा विश्वास रखता था, है ना? कपड़े नहीं, किताबें. सो इट एक्सप्लॉइट्स द इनहेरेंट नेचर ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स. लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स भी देखेंगे, थोड़ा काम की चीज है. सो इनमें एम्बेड कर देते हैं इंस्ट्रक्शंस एंड देन दे प्रोसेस द कंटेंट. प्राइमरली कंसेप्ट समझ गए ना क्या हो रहा है? सो सिमिलरली बाय एम्बेडिंग मैलिशियस इंस्ट्रक्शन विद सीमिंगली बेनाइन डॉक्यूमेंट्स, मतलब चैटबॉट को लगता है कि नहीं ये सही चीज है, फिर वो उसे प्रोसेस करके कैन इंड्यूस द चैटबॉट्स टू परफॉर्म अनऑथराइज्ड फंक्शन सच एज सर्चिंग फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और ऑल्टरिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी सेटिंग्स. एक मौका भी है यहाँ पे. क्या मौका है? मौका ये है कि किसी की मेमोरी सेटिंग्स आपने इरेज करवानी है ना? मेमोरी सेटिंग्स, अपने पुरानी फोटोज किसी के पास रह गई जो अब वो नहीं रहे, तो इनको यूज करके आप सारी मेमोरी उसके फोन की डिलीट करवा सकते हैं. गुड आइडिया और नॉट? एनीबडी यूज गुड एट साइबर थिंग्स, टेक्नोलॉजी थिंग्स ओवर हियर? इंजीनियर हो कोई यहाँ पे? वेरी गुड. बच के रहना पड़ेगा, राइट? एनी हाउ, सो गॉट माई पॉइंट. क्या कर रहा है इंडायरेक्ट इंजेक्शन? देन की फैक्ट्स अबाउट लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स. लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स आई टोल्ड यू कि छोटे बच्चे की तरह मान के चलो, इनको डेटा सर्व करा जाता है, बहुत सारा डेटा सर्व करा जाता है, तभी लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल है, राइट? कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा सवाल भी पूछ लेता. अभी लार्ज का क्या मतलब है इसमें? लार्ज का मतलब क्या है? बहुत सारा डेटा इन्हें सर्व करके फिर ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास ये एक पत्ता है. पत्ता ही गलत बन गया, बताओ. एनी हाउ, एक पत्ता दूसरा पत्ता, मान लो पत्ता है यार, क्या हो गया? एनी हाउ, तो लेट्स से इसमें होल्स हैं. ये बीमार है पत्ता और ये हेल्दी पत्ता है. सो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल को ट्रेन करने के लिए ऐसे हजारों लीव्स पहले उसे सर्व करे जाएंगे. वो उसे पिक्सल में तोड़ तोड़ के देखेगा. पिक्सल मतलब छोटे 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 बॉक्सेस में एक एक स्क्वायर को देखेगा, राइट? देन व्हील फीड इट कि जिसमें होल्स मिले आपको वो पत्ता बीमार होगा, राइट? सो फर्स्ट उसके लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल की ट्रेनिंग में क्या होता है कि पहले उसके एरर्स बढ़ते जाएंगे. पहले एरर्स ज्यादा होंगे, फिर धीरे 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 एरर्स कम होंगे. जो एक्सपर्ट्स हैं प्लीज, मैं जीएस में समझा रहा हूँ, इससे आगे नहीं जाना मेरे को, राइट? सो धीरे 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 व्हाट विल हैपन, द लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल वुड बी ट्रेन्ड कि अब आप उसको हजारों लाखों पत्ते डालो और वो अलग अलग करके बता देगा. सो देन इट वुड बिकम इजी कि लेट्स से पूरे शहर में या एक डिस्ट्रिक्ट में हमने देखना है कितने पेड़ बीमार हैं जिनके पत्तों में होल्स हैं. सो इट वुड बी नाउ इजी टू रीड इट आउट. क्या फायदा? क्या हमारे पास इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फायदा है? क्यों चाहिए हमें? Why do we essentially want artificial intelligence when we have so much bright minds in the UPSC industry in the world? Why do we need AI? रिमोट लोकेशंस में जहाँ
एक रिमोट लोकेशंस और जल्दी काम करना, एंड दे हैव नो लेट्स से टायरिंग लिमिट, है ना, ह्यूज डेटा को वो 1 मिनट में प्रोसेस कर देंगे, हम लोग वो सोच भी नहीं सकते। अब इफ आई टेल यू कि सारे शहर के सारे पेड़ देख के आओ, देखो कौन सा बीमार है, यू विल से वही इम्पॉसिबल सर, बट फॉर देम 2 मिनट में लो जी, काइंड ऑफ जीनियस, राइट। सो दिस इज हाउ लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स आर ट्रेन्ड। तो आप उन्हें ग्रेट अमाउंट ऑफ डेटा देंगे एंड धीरे धीरे वो पैटर्न रिकॉग्निशन से सीख जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप फ्रेश सप्लाई ऑफ डेटा करेंगे, दे विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज इट, राइट। देन देयर आर टाइप्स ऑफ एआई एज वेल, बट नहीं तो फिर एआई का लेक्चर बन जाएगा, वो नहीं करना हमने। सो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है दैट कैन रिकॉग्नाइज एंड जनरेट टेक्स्ट अमंग अदर टास्क। They are trained on huge sets of data, इसलिए large बोलते हैं ना, hence the name large. LLMs are built on machine learning, specifically a type of neural network called a transformer model, right? Machine learning पे based होते हैं ये, and it is a computer program that has been fed enough examples to be able to recognize and interpret examples after that, right? पहले आप इसे feed करेंगे, फिर ये train हो जाएगा, फिर pattern recognition शुरू कर देगा। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन निकल जाएगा। क्लियर है जी बात, कोई प्रॉब्लम? नथिंग। सो एप्लीकेशंस क्या है, नंबर ऑफ टास्क कर लेते हैं, हमारे लिए आजकल कर रहे हैं एप्लीकेशंस। अगर आए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एप्लीकेशंस ऑफ एआई, आंसर इज सेफली ऑल ऑफ द अबव। कैन इट रिसाइट पोएम्स? यस। कैन इट मसाज अ पर्सन? यस। एवरीथिंग यस। एप्लीकेशंस ऑल आर ट्रू, राइट। द पब्लिकली अवेलेबल एलएलएम आर चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में जीपीटी का क्या मतलब है? पहले भी पूछा था, अब सारे जाके खुद से पढ़ गए नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन, प्लीज चेक दिस जीपीटी, साथ के साथ सवाल आता है और हम लोग भूल जाते हैं, और यूज भी करते हैं हम चैट जीपीटी सारे, है ना, रात को बैठ के बात भी करते हैं चैट जीपीटी से, बट वी फॉरगेट इट। सो जीपीटी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे आफ्टर द क्लास, राइट। सो देन एम्स्टरडैम आइलैंड, इसमें नोट करने वाली एक ही बात है, पीपल माइट फील ये पैसिफिक में, अटलांटिक में, बट ये वाला एम्स्टरडैम आइलैंड, दिस इज इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में एम्स्टरडैम आइलैंड है, इंडियन ओशन, साउथ इंडियन, देन फ्रेंच टेरिटरी, दिस इज अ फ्रेंच टेरिटरी। बस दो बातें याद, बात खत्म। न्यूज में क्यों आया? बिकॉज छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे बहुत टाइम से आग लगी हुई, इट हैज बीन इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। बट याद करने वाली बात बस दो, I don't think anything else would be asked over here. So, for nearly a month, the French territory of Amsterdam has been engulfed in flames. आगे लगी हुई है, बट इतनी भयंकर नहीं है, क्या मतलब देखें। पहले कहाँ लगी थी अभी आग रिसेंटली? कैलिफोर्निया। उसमें हमने डिटेल्स पढ़ी थी, कौन सी विंड थी, क्यों आग लग रही थी, और what were they doing for it, right? बट इसमें इतना नहीं याद करना, बिकॉज दिस इज नॉट दैट मच इन न्यूज। आग के लिए नहीं, लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, right? So referred to as Novel Amsterdam as well, और इले एम्स्टरडैम, ऐसे से मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आ रहे हैं लोकेशंस के, so थोड़ा सा ध्यान रखना, right? Amsterdam Island is a French island territory that is situated in southern Indian Ocean, right? Indian Ocean में बस इतनी सी बात ध्यान रखने वाली। Along with neighboring Ile Saint Paul, Amsterdam Island is administered by French Southern and Antarctic Territories. लोकेशन देख लो, प्राइमरली मैप पे भी देखना, मिडवे बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, राइट, वहां पे बीच में, इफ वी कैन सी दैट ऑन द मैप, देन इट इज अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर है ईच ऑफ दिस टेरिटरीज। कोई बात नहीं, याद नहीं करना। एलिप्टिकल शेप्ड वॉल्केनिक एम्स्टरडैम आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड है। ज्यादातर आइलैंड्स कोरल या वॉल्केनिक ही होते हैं, ज्यादा वॉल्केनिक ही, सो नो गेसेस फॉर गेसिंग दैट, राइट। देन रिलेटिवली रिसेंट है, कोई बात नहीं, याद करने वाली चीज नहीं है, बट पढ़ना है, याद नहीं करना। The island consists of potentially active stratovolcanoes. Last time भी हमने stratovolcanoes के बारे में पढ़ा था। The largest number of volcanoes on the earth are stratovolcanoes, right? Then human presence, कोई भी permanent population नहीं है। रिसर्च के लिए कुछ लोग आते जाते, साइंटिस्ट रोटेट करते रहते हैं, बट परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पे, राइट जी। फ्लोरा एंड फौना, एल्बाट्रॉस फेमस है यहाँ पे। एम्स्टरडैम की एक एल्बाट्रॉस है, दैट इज अ वेरी वेरी रेयर बर्ड विच इज फेमस इन दिस एम्स्टरडैम आइलैंड।
Then Amsterdam is the only French subantarctic isle that sports a native tree called Filica nitida. ये नहीं याद रहने वाला, मुझे भी नहीं याद रहने वाला, आपको कोई जरूरत नहीं। एल्बाट्रॉस भी कोई जरूरत नहीं, बट एल्बाट्रॉस को ये याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सटिंक्ट है, नहीं एक्सटिंक्ट नहीं है, एल्बाट्रॉस के बारे में इतना बताऊंगा। राइट, देन मत्स्य, कौन से वाला डीप सी डाइवर था जो जाके टाइटैनिक के पास फट गया था? डीप सी डाइविंग एक मिशन था जिसमें बिलियनियर्स थे, वो टाइटैनिक के पास जाके बिल्कुल, अगर आप 5-6 हजार फीट नीचे जा रहे हो तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रेशर। उन्होंने वो मशीन के थ्रू प्रेशर कंट्रोल किया हुआ था, जो उनका वो समरसेबल डिवाइस था, है ना, छोटा सा शिप कह लो। बट जब वो फटा, मतलब उसका प्रेशर रेगुलेशन हटा, तो आदमियों का क्या हुआ होगा? इमेजिन, ये पंजाब केसरी बिल्डिंग जैसी 15-20 बिल्डिंग इकट्ठी होकर आपके ऊपर गिर गई, हड्डियों का भी नमक बन गया होगा। ये याद रहे, द मच एज मच यू ड्रामेटाइज यू मेमोराइज, है ना। जो जिंदगी में ऐसी चुभती हुई चीजें हैं वो आप अभी भी डिटेल बता पाएंगे, है ना। फोन से जितनी मर्जी फोटोज डिलीट कर लो। आ जाओ फिर, मत्स्य 6000 क्या है? समुद्र, याद करने वाली बात है। ऑब्वियसली डीप सी समरसेबल है, डीप सी समरसेबल है, समुद्रयान मिशन का पार्ट है, समुद्रयान मिशन का पार्ट है। देन 6000 स्क्वायर फीट नीचे जाएगा, समर्ज करेगा, एंड ह्यूमंस को लेके जाएगा, ह्यूमंस को भी लेके जाएगा। राइट, मिनिस्ट्री कौन सी होगी? अर्थ साइंसेस। इसरो का भी पार्ट है इसमें। इसरो विल हेल्प इन दी डिवाइसेस टेक्नोलॉजी। राइट, प्लीज रिमेंबर, ऐसे से घुमा फिरा के कोई सवाल आ जाए अपने को पता होना चाहिए। इसरो हैज प्लेड अ पार्ट, यस इट हैज। राइट, सो चलो जी 6000 फीट नीचे चलते हैं। फर्स्ट मैन सबमर्सिबल मत्स्य 6। मत्स्य क्यों नाम रखा भाई? मत्स्य क्या होता है? मत्स्य, फिश किसका अवतार होता है? विष्णु भगवान जी। मत्स्य बोलना चाहिए, एम आई सेइंग इट रॉन्ग? मत्स्य बोलते थे, चलो वील कॉल इट मत्स्य देन, श्री मत्स्य। चलो, सो 6000 स्क्वायर फीट नीचे जा रहे हैं, 3 लोग मिलके जाएंगे, होपफुली सक्सेसफुली वापस भी आएंगे, टू अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर। स्क्वायर फीट की जगह मीटर्स कर लेना, सॉरी, 6000 मीटर जाएंगे इन द ओशन बाय 2026। राइट, देन about Matsya, it's a deep sea submersible, particularly for deep sea mining and biodiversity studies। 6000 स्क्वायर फीट नीचे जा रहे हैं और इंडिया क्लेम कर रहा है हम लोग इकोसिस्टम या इकोलॉजी को हार्म नहीं करेंगे, सिर्फ रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन करके वापस आ जाएंगे। बट वुड इट बी हार्म? समवट तो हो, मेरीन पोल्यूशन होएगा, नॉइज पोल्यूशन होएगा, अनयूजुअल अननेचुरल चीज नीचे जाएगी इतनी ज्यादा डेप्थ तक, और इंसान पहुंच गया तो कुछ ना कुछ उठा के लेके आएंगे। इसमें रोबोटिक आर्म भी होगा जो सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। राइट, सो डेवलप्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी अंडर द समुद्रयान मिशन। याद रखने वाली बात, समुद्रयान मिशन का पार्ट है। राइट, इट इज पार्ट ऑफ समुद्रयान मिशन। इट इज केबल ऑफ डाइविंग टू अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स। ये तो नाम में लिखा है, कोई नहीं पूछने वाला। राइट जी, देन इक्विप्ड विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन इक्विपमेंट हो गई, रोबोटिक आर्म फॉर सैंपल कलेक्शन, हायर रेजोल्यूशन इमेजिंग। ये याद करने की बातें, कॉमन सेंस, नथिंग टू मेमोराइज। राइट, देन इट विल हाउस अ 2.1 मीटर इंटरनल डायमीटर टाइटेनियम अलॉय। ये याद रख लेना, कभी कभार ये पूछ लेते हैं कौन सा मेटल यूज हुआ है। टाइटेनियम अलॉय प्रेशर रेजिस्टेंस के लिए काम आएगा। राइट, दिस विल पर्सोनल फेयर में होएगा टाइटेनियम इन कोलैबोरेशन विद इसरो। इसरो का भी पार्ट है, याद रखने वाली चीज। इसरो इज हेल्पिंग विद द पर्सोनल कंपार्टमेंट, जहां पे लोग बैठेंगे उस कंपार्टमेंट में कैसे रेगुलेशन होएगी, उसमें इसरो काम आ रहा है। Then the manned submersible will be equipped with subsystems for buoyancy management। स्टेट सर्विस वाले मुझे बताओ buoyancy क्या होता है, या बाकी सारे बता दो। कोई इस एंट में ना आंसर करे कि मैं तो यूपीएससी वाला हूँ। व्हाट इज buoyancy?
नहीं, फिजिक्स साइंस वाली बात जी। जो लिक्विड है ना वो अपवर्ड फोर्स में डालते हैं, उसमें को डालते हैं तो उसके बाद बिल्कुल सही। सो एनीथिंग wholly or partially immersed in a liquid experiences a upward thrust, upward force which is buoyancy। कितना होता है वो, जितना उसने वॉल्यूम रिप्लेस करा है लिक्विड का, है ना। बेसिक साइंस में पढ़ेंगे, बट आप एग्जांपल याद करना, एनसीईआरटी में फोटो होती थी, एक बंदा लैंड पे खड़ा होकर पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा है, उससे नहीं उठ रहा, वही पत्थर जब पानी में उठाता है तो उठ जाता है। क्यों? बिकॉज पानी उसको हेल्प करता है। दैट फोर्स इज buoyancy। मैम इकोनॉमिक्स में buoyancy क्या होता है, आपने मेंशन किया है तो टैक्स buoyancy कितना, यस। सो टैक्स buoyancy as she says correctly कि जीडीपी बढ़ने से टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ा, दैट इज टैक्स buoyancy। एंड फिजिक्स वाली buoyancy which is more important, upward thrust witnessed by anything wholly or partially immersed in a liquid, राइट। तो इसमें भी buoyancy मैनेजमेंट तो चाहिए कि हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी ऊपर ले जाई जा रहा है। सो buoyancy मैनेजमेंट सब सिस्टम भी इसमें डेफिनेटली होंगे। देन द सबमर्सिबल इज डिजाइन टू इनेबल कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन एट 6000 meters फॉर अप टू 12 hours। 12 घंटे तो काम कर ही सकता है, 12 दिन नहीं, 12 घंटे, 6000 मीटर पे जाके। एंड 96 आवर्स का इमरजेंसी एंड्योरेंस टाइम भी रखा कि अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो 12 से 8 टाइम्स, 96 टाइम्स, 8 टाइम्स हुआ, सो 96 आवर्स इट कैन रिमेन देयर इन इमरजेंसी कंडीशंस। थोड़ा थोड़ा याद रखने वाली बात है कि 12 घंटे ही है, 12 महीने नहीं रहेंगे। दे कैन प्ले विद यू इन ऑप्शंस की से 12 महीने कर दो, बट 12 महीने 6000 मीटर पे रहना लगभग अभी इम्पॉसिबल है, राइट जी। देन की फैक्ट्स अबाउट समुद्रयान मिशन, इंडियाज फर्स्ट मैन मिशन टू एक्सप्लोर द डीप सी। क्यों जा रहे हैं जी हम डीप सी में? एक तो इकोसिस्टम वगैरह तो है, बट वी कैन फाइंड कमर्शियली वायबल मिनरल्स ओवर देयर, राइट, लाइक हाइड्रोकार्बन्स, राइट जी। इसके साथ एक बार इकोनॉमिक सर्वे में कंसेप्ट आया था स्ट्रैंडेड कार्बन। एनीबडी हु नोज दैट व्हाट इज स्ट्रैंडेड कार्बन? आता है, बताओ। नहीं, बताने को मन नहीं है। स्ट्रैंडेड कार्बन क्या होगा, अंग्रेजी में क्या होगा पहले? व्हाट इज स्ट्रैंडेड? आई वाज लेफ्ट स्ट्रैंडेड विद नोवेयर टू गो। ये क्या बात है? बड़ा अच्छी सी बात थी कि हम लोग एज ह्यूमंस नए नए कार्बन के फ्यूल्स ढूंढी जा रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड ग्लोबल वार्मिंग में हम कार्बन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जिस स्पीड से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन की एडिशन टू एटमॉस्फेयर बढ़ती जा रही है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपको पता होगा यहाँ पे ऑयल है इस जगह पे, बट आप उसको एक्सप्लोर करके यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर यूज करा धरती खत्म होगी, क्लाइमेट चेंज नहीं रुकेगा। सो व्हाट वी आर डूइंग माइट बिकम अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज कि हम लोग कार्बन ढूंढ के बैठ गए बट उसे यूज नहीं कर पा रहे, तो वो वहीं पड़ा है बट इस्तेमाल नहीं हो सकता। दैट इज स्टैंडर्ड कार्बन, राइट। कंटेम्प्रेरी अफेयर्स भी साथ साथ करते चले तो अपनी क्लास थोड़ी होलिस्टिक हो जाती है ना। सवाल आ जाता है, अच्छा यार ये तो सुना ही नहीं। सो एडवांटेज क्या है, इतने साल से इसी लाइन में धक्के खाते 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 पुरानी चीजें लिंक करना मेरा काम, राइट। देन मिशन विल नॉट डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, कह दो भैया नहीं करेंगे, पेपर में आ गया, हमने भी मानना है, वी विल नॉट डिस्टर्ब द इकोसिस्टम बिकॉज सरकार ने कहा है, और इस देश में वही सही होता है जो मोदी जी कहते हैं, है ना, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। Anyhow, the project is part of larger deep ocean mission which supports the central government's blue economy policy। अब इतना तो कोई समझदार होगा ही कि ब्लू इकोनॉमी क्या है, रिलेटेड विद वाटर एंड ओशन। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड स्टिल हैपेंस थ्रू वाटर इन दी वर्ल्ड, है ना। कौन से दो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं ट्रेड के लिए? पाक स्टेट नहीं, दुनिया के हिसाब से मलक्का और मलक्का, वेरी राइट। ये ऊपर वाली जो इधर बैरन्स, बाबल मंदेब, एंड ऊपर जो इधर से यूरोप की साइड से, अमेरिका की साइड से एशिया आ रहे हैं, एंड नीचे मलक्का स्ट्रेट, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स, एंड पानी से मैक्सिमम ट्रेड हो रहा है, ये लॉजिक भी साथ लेके जाना, राइट जी। और इंडिया में क्या इशू है? बहुत बड़ा इशू ये है कि हमारे पास बड़े बड़े शिप खड़े करने की जगह ही नहीं। वी डू नॉट हैव डीप
ओशन पोर्ट्स, राइट, इंडिया की ज्योग्राफी करके। तो हमारे डीप ओशन वाले बड़े बड़े शिप्स कहाँ खड़े होते हैं? श्रीलंका में। और अब श्रीलंका के पोर्ट्स कौन रख रहा है? चाइना। लाइक द एग्जांपल वाज विच पोर्ट? हम्बनतोता पोर्ट, राइट। एनी हाउ, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये तो सिंपल है, मत्स्य का साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके कंफ्यूज ना करें, अर्थ साइंसेज, राइट। देन राइजिंग सर्विफिकेशन, वेरी गुड कंसेप्ट। समझना इस चीज को, कल को काम भी आएगा, जॉब में भी काम आए शायद। सो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि यार कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं, इनके प्रॉफिट्स बढ़ी जा रहे हैं, लगभग 22 से 23% बढ़ चुके हैं। बट ना तो सैलरीज बढ़ रही हैं प्रपोर्शनेटली, ना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट ओनली 1% बढ़ी है, सैलरीज बढ़ी नहीं रही, स्टैग्नेंट है। सो कॉर्पोरेट्स वाले अपने प्रॉफिट बढ़ाई जा रहे हैं, सैलरियां दे ही नहीं रहे। एम्प्लॉयज बेचारे आके रोज मेहनत कर रहे हैं, कभी करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बट उनकी सैलरियां बढ़ी नहीं रही, राइट। सो इन रिप्लाई टू द इकोनॉमिक सर्वे, द इंडस्ट्री फेडरेशन, फिक्की जो होती है, FICCI, व्हाट डिड दे रिप्लाई? दे सेड कि हम लोग सैलरियां बढ़ा रहे हैं, ये आपका कंपैरिजन ही गलत है कि आप पिछले सालों से, पिछले 15-20 साल के पहले के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आप आज के सैलरी स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हो। सो दे से आज का जो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है, द मैन्युफैक्चरिंग मॉडल ऑफ टुडे हैज चेंज्ड अ लॉट. One of the biggest changes is servification of manufacturing. What is servification of manufacturing? As I said in the question, goods are or services are bundled with goods. क्या मतलब बना भैया? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल। अब क्या हो रहा है, पहले दी मैन्युफैक्चरिंग वाज की प्रोडक्ट बनाया, बेच दिया, ले जाओ। नाउ टू रिटेन कस्टमर्स, टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, व्हाट दे आर डूइंग कि हर प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई सर्विस अशोर्ड होती है, लाइक लॉजिस्टिक्स, लाइक मेंटेनेंस, फॉर एनीथिंग यू बाय। आप चाहे वॉशिंग मशीन भी खरीदते हैं, उसमें सर्विस सेंटर का नंबर लिखा रहता है कि नहीं समझ आया तो आप इस पे कॉल करें, है ना। सर्विस वाला बंदा हर साल आपके पास आएगा ही आएगा। सो दोज काइंड ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सर्विसेज आर नाउ सोल्ड along with the goods. That is servification. तो hence इंडस्ट्री की अलायंस कहती है कि हमने सैलरीज बढ़ाई हैं, बट स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट्स चेंज हो गए, बिकॉज हमें सिर्फ लेबर को नहीं देनी, अब सर्विस प्रोवाइडर को भी देनी, राइट। हेंस दे से कि सर्विफिकेशन करके जो आप इकोनॉमिक सर्वे में कंपेयर कर रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग में सैलरीज नहीं बढ़ी, वो गलत है। बिकॉज सर्विफिकेशन से करके, ऐसी चीजें करके, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैव चेंज्ड, हेंस द payment standards and payment structures have also changed. Got my point over here? देखो, अपना ऐसा पेपर है, गुड और नॉट में हम ये नहीं कह सकते गुड और बैड. We say it has good points as well as bad points and we need to manage the bad points. Good क्यों है? Because customer retention में help करती है. Good क्यों है? Because brand value को add करती है. Good क्यों है? Because customers को serve करती है better. But bad क्यों है? बिकॉज अगर मैन्युफैक्चरिंग में भी सर्विस इकोनॉमी डाली जाओगे तो शायद एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं बढ़ पाएगी. वी नो ना, मैन्युफैक्चरिंग इज द एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर, सर्विस इज नॉट. सर्विस इज कैपिटल एज वेल एज स्किल इंटेंसिव, राइट. सो इट हैज बोथ द पॉइंट्स. व्हाट डू वी नीड टू डू? बैलेंस आउट. गॉट माय पॉइंट? देखेंगे ये पॉइंट्स भी. चलो, सो राइजिंग सर्विफिकेशन, इकोनॉमिक सर्वे हाइलाइटेड दैट कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं बट वेज ग्रोथ नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो रही. सो इस पे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कहा दैट दे आर रेगुलरली इंक्रीजिंग सैलरीज, बस स्ट्रक्चर बदल गया है. ही सजेस्टेड दैट रीसेंट वेज ट्रेंड्स मे नॉट बी डायरेक्टली कंपेरेबल टू द पास्ट. क्यों नहीं कंपेरेबल? बिकॉज सर्विफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है. दैट इज इंटीग्रेटिंग द गुड्स विद सर्विसेज. गुड्स के साथ साथ आप सर्विसेज भी बेच रहे हैं, राइट. सर्विफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज विद ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. ये डेफिनेशन सी कभी काम आ जाएगी, क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, है ना. टर्म सर्विफिकेशन सीन इन न्यूज और टर्म सर्विफिकेशन
क्लोजली रिजेम्बल्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ध्यान रखना, right? It involves manufacturer offering value added services such as maintenance, consulting, customization, digital solutions along with physical goods, right? So physical digital system या cyber physical systems are becoming a reality. Services goods के साथ बेची जा रही है. This shift is driven by changing consumer preferences, technology advancement and competitive pressures. कि हर कॉर्पोरेट को वायबल बनना है और हर कॉर्पोरेट को प्रॉफिटेबल बनना है, अपने आप की ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करनी है, इसलिए सर्विफिकेशन हैज बिकम समवॉट नेसेसरी, राइट जी. देन सर्विस इनपुट्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स यूज अ हायर नंबर ऑफ सर्विस इनपुट्स एज वेल, है ना. कंसल्टेंट्स रखे हुए हैं प्रोडक्ट बनाने से पहले भी. देन प्रोडक्शन सर्विस एक्टिविटीज विद इन द फर्म यूनिट्स, more employment within manufacturing firms and support services such as R&D, designs and logistics, right? R&D तो सर्विस ही हुआ है ना, and designs as well as logistics. अब logistics में कितने सारे MBAs नौकरी कर रहे हैं, कितने मेरे known associates are serving in the multinational logistics sector. उनका काम बेसिकली क्या होता है कि कहाँ पे क्या सामान नहीं है, इतने सारे अपने सेंटर हैं, कहाँ पे किस चीज की सेल ज्यादा है. So service sector has been integrated into every sector. Right? So manufacturing firms, services sold bundled with goods, even sellers को तीनों लेवल्स पे, इनपुट के टाइम पे रॉ मटेरियल पे भी सर्विस है, प्रोडक्शन के टाइम पे भी और सेल के टाइम पे भी. सेल पे कंसल्टिंग सर्विस होगी कि आपने वॉशिंग मशीन ली, चद्दर तो धो ली, अब डेलिकेट कपड़े कैसे धोएं, आपको नहीं समझ आ रहा, कॉल दी नंबर, राइट. सो ऑल दोज थिंग्स. सो लेवल्स वेयर सर्विफिकेशन, प्रोडक्शन एनहांसमेंट एंड बिजनेस मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों जगह सर्विफिकेशन काम आ रहा है. इनकॉर्पोरेटिंग AI, ऑटोमेशन एक्सेट्रा एग्जांपल्स हैं इसकी, ज्यादा नहीं याद करना, बट रिमेंबर दिस कि हर लेवल पे अब सर्विफिकेशन हो रही है. इंडिया के लिए ओवरऑल शायद ये बढ़िया भी हो सकता है. क्यों? वाई दिस माइट बी गुड फॉर इंडिया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, कि सर्विफिकेशन इंडिया के लिए क्यों गुड हो सकती है. हाँ, और ग्लोबली, इंडिया एंड द ग्लोब. इंडिया इज द मैन पावर फैक्ट्री ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, मैन पावर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. चीप नहीं बोलना, कॉस्ट इफेक्टिव बोलेंगे हम, ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं हम. चीप इज अ चीप वर्ड. ना ना ना, एनसीईआरटी सिर्फ एक रेफरेंस बुक है ना. कॉस्ट इफेक्टिव लेबर, है ना. यंगेस्ट नेशन, हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और सर्विफिकेशन होएगी तो सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी. सो ओवरऑल पिक्चर में शायद इंडिया इससे बेनिफिट कर जाएगा. ऑफ जी, आईटी इंडस्ट्रीज भी डेवलप्ड है, बैक एंड ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड भी बन गया, है ना, ऐसी साइड, राइट जी. सो बेनिफिट्स क्या है? एक तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा फर्म्स का, और अगर गुड आप ले आते तो भूल जाते हो कहां से लाए थे, बट रेगुलर सर्विस मिल रही है तो कस्टमर रिटेंशन होगी, राइट. देन डिफरेंशिएशन होगी, प्रोवाइड द कॉम्पिटिटिव एज इन मार्केट्स डोमिनेटेड बाय द प्रोडक्ट्स, राइट जी. देन सस्टेनेबिलिटी, राइट. सो if you are in contact with your customer regularly, then you're able to increase your revenue, increase the satisfaction of the customer, और increase the value of the good. और अगर आपकी इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है तो आपका कॉर्पोरेट ज्यादा अच्छा प्रॉफिट करेगा, राइट जी. देन चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस में उल्टा लिख दिया हुआ है, सेम चीज वापस लिख दी है. एनी हाउ, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? अपने दिमाग से सोचो. एनीबॉडी? सर्विफिकेशन के चैलेंजेस, एक तो स्किल डेवलपमेंट है ना. एम्प्लॉयमेंट रिडक्शन हो सकती है शायद, कि सर्विसेज वाले ज्यादा, जो एक आदमी 100 को सर्व कर सकता है. मैन्युफैक्चरिंग इज एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, सो सर्विफिकेशन से एम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है. ज्यादा ऑटोमाइजेशन से ह्यूमन की रिप्लेसमेंट हो सकती है, राइट. देन टेक्नोलॉजी माइट बी, टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है? आइसोलेटेड, है ना. टेक्नोलॉजिकल बायस क्या है? कि टेक्नोलॉजी कैन बी अ मीडियम टू क्रिएट इनइक्वालिटी, कि बड़ी बड़ी फर्म्स और अमीर होती जाएं और छोटी वाली बेचारी और गरीब होती जाएं. सो दिस माइट बी अ बायस. कैन वी राइट द चैलेंजेस आवरसेल्व्स? होना चाहिए. अगर मटेरियल ऊपर नीचे हो जाए तो खुद से लिख लेंगे, है ना. देन इकोनॉमिक सर्वे फ्लैग्स ग्रोथ कंसर्न्स
इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है दैट व्हाइल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैव सर्ज्ड, wage growth has not happened. We have done this, right? It noted that for 4,000 listed firms grew by 6% while corporate profits rose by 22.3%. इतने ज्यादा प्रॉफिट्स राइज कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 1.5% बढ़ी. ये एग्जांपल्स याद रख लेना, 22% वाला एग्जांपल काम आ जाएगा. Right. Then wage growth for employees and contract workers has not kept with inflation and raising concerns. अगर आप इन्फ्लेशन के साथ देखोगे तो एक तरह से वेजेस शायद रिड्यूस ही हो रही. इन्फ्लेशन लगभग कितनी है हमारे देश में? एवरेज 5.5 से 6% के आसपास एवरेज इन्फ्लेशन रह रही है. बेस्ड अपॉन विच प्राइसेस? मार्केट प्राइसेस और सीपीएल, राइट. बट वेजेस उतना नहीं बढ़ रही. सो वेजेस माइट बी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, दे माइट बी रिड्यूसिंग. इसका जवाब क्या दिया जी इंडस्ट्री ने? दैट सर्विफिकेशन हैज हैपेंड. ट्रेडिशनल कंपैरिजन कैन नॉट हैपन. दिस विल नॉट बी राइट वे टू डू इट. देन इम्पैक्ट क्या है जी? मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स नाउ रिलाई मोर ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज. आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, यही इंडिया के लिए एडवांटेज है. जैसे डेवलप्ड नेशन है जहां पे महंगी महंगी सर्विसेज हैं, ह्यूमन वैल्यू इज टू मच, पर आवरली सर्विस कॉस्ट इज टू मच. सो उनके लिए क्या फायदा है? इंडिया के लिए क्या फायदा है? वी कैन गेट द आउटसोर्स्ड इनकम. बैक एंड ऑफिस, जैसे लॉयर्स में लीगल प्रोसेसिंग ऑफिसर्स होते हैं, दे आर बेसिकली पैरालीगल्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्री के लॉयर्स. कहने को ऑफिसर्स हैं, बट क्या है वो? बेसिकली पैरालीगल्स. वो कोई केस कर रहे हैं, उनकी फाइलें यहाँ पे वकील अरेंज कर रहे हैं. ऐसे ही डॉक्टर्स के लिए, वो लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हम लोग उसका डेटा देख रहे हैं, राइट. सो ऑल दोस थिंग्स मैटर. देन कॉल फॉर बैलेंस ग्रोथ. देयर इज एन अर्जेंट नीड टू बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी विद वेज ग्रोथ. क्यों जी वेज ग्रोथ क्यों चाहिए? बिकॉज अगर आप प्रॉफिट अपने पास रखी जाओगे, कॉर्पोरेट सारे प्रॉफिट रखी जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे वेजेस में, सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ेगा? अगर हम सबके पास इनकम ही नहीं होगी तो हम खर्चा कैसे बढ़ाएंगे? हम खर्चा नहीं करेंगे तो उनके लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए डिमांड कहां से आएगी? सो अगर आपने सर्कुलर मॉडल ऑफ इकोनॉमी चलाना है कि डिमांड बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, तब जीडीपी बढ़ेगा. Excuse me. So we need to pay the household sector as well. Hence we need a balanced growth. कि consumer demand may weaken, affecting the long-term growth as well. Right? So economic survey echoed this statement, stressing that sustained economic expansion requires stronger employment incomes, which fuel the consumption and investment. Consumption होगी तभी businesses के पास पैसा जाएगा, तभी वो invest कर पाएंगे और अपने आप को expand कर पाएंगे. Hence the corporates must also realize कि प्रॉफिट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा दिलेर बन के वेजेस भी बढ़ा देनी चाहिए, राइट. सो कल से फीस बढ़ा देते हैं, है ना? वेजेस बढ़ा देते हैं कि नहीं? कोई भी हाँ नहीं. हाँ जी, अब उसके बाद जो आएंगे उनके लिए बचते हैं. चलो देन लेट्स से द वर्ड ऑफ द डे इज नमस्ते. सबको नमस्ते. सो व्हाट इज दिस नमस्ते स्कीम? स्कीम्स पे सवाल आ रहे हैं. नमस्ते स्कीम इज रिलेटेड विद व्हाट? सैनिटेशन वर्कर्स. सैनिटेशन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए उनको टेक्नोलॉजी दी जाएगी, उनको पर्सनल प्रोटेक्शन किट इक्विपमेंट दी जाएगी, पीपीई किट, राइट, एंड दैट दे डू नॉट डाई ऑफ टॉक्सिक एनवायरनमेंट इन द सैनिटेशन इंडस्ट्री, राइट. सो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस है पहला सवाल. ऑब्वियसली नमस्ते स्कीम अपने आप से नहीं बता रही, तो मिनिस्ट्रीज में पूछी जा सकती है. मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है. पीपीई किट्स जो कोविड के टाइम में बहुत न्यूज में रही थी, वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं. आयुष्मान हेल्थ कार्ड टू सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स अंडर द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम. नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम. नमस्ते इज दैट. इसको एस को अपने पास लिखते हुए अंडरलाइन कर लेना, बाद में याद रह जाएगा. एनसर्कल कर लो. एस इज फॉर सैनिटेशन वर्कर्स. याद रखने की बात साथ में करती जानी है, नहीं तो पढ़ा तो था और भूल गए, ये सिंड्रोम नहीं होना चाहिए, राइट. आई ऑलवेज एडवाइस कि जो पढ़ा है वो अगर आ गया तो मैं आंसर कर दूंगा. दिस मस्ट बी द अप्रोच. जो क्लास में हुआ था वो पेपर में आ गया तो आई आंसर, एंड ट्रस्ट में वही आएगा, इससे बाहर नहीं है, राइट. आ गया तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी करेंगे, राइट. सो गोइंग अहेड,
The objective of National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem is to formalize and institutionalize the persons engaged in hazardous cleaning of sewers and septic tanks. Right? पहले historically भी आप जान रहे हैं कि historically भी the backward classes were actually forced to do this. है ना, डेड बॉडीज एंड फीकल मैटर उठाने वाले को बैकवर्ड क्लास माना जाता था. एक और भी बात है कि बैकवर्ड क्लास और पुअर को तो आप हेल्प कर ही रहे हो, बट साथ साथ जैसी कंट्री डेवलप हो रही है, लोग सारे के सारे एक तरह से अमीर हो रहे हैं. सो इफ यू डू नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज इट राइट नाउ, इफ यू डू नॉट मेक इट अ प्रोफेशन राइट नाउ, रिस्पेक्टेबल थिंग, सो बाद में करने वाले सारे होंगे, उठाने वाला कोई नहीं. क्या? फीकल मैटर, है ना. बिकॉज व्हेन पीपल ग्रो दे वांट टू मूव आउट. रिक्शा चलाते थे कितने लोग, अब शहर में जाके देखो कितने लोग रिक्शा चला रहे हैं. रिक्शे वाला भी रैपिडो चला रहा है, ऑटो वाला उबर चला रहा है. तो सिमिलरली अगर सारे सैनिटेशन वर्कर हट गए तो आम जिंदगी खत्म हो जाएगी. घरों में फीकल मैटर डिस्चार्ज करना मुश्किल हो जाएगा. तो उसके लिए फिर AI करेंगे, बट उसको चलाएगा कौन? उसको चलाने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं ना. दैट इज वाई यू आर राइट, बट द थिंग इज वी नीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज इट. कि कोई रिस्पेक्टफुली कह सके हाँ मैं सैनिटेशन वर्कर हूं, मैं सैनिटेशन इंडस्ट्री में काम करता हूं, सेप्टिक टैंक्स को रोबोट के थ्रू क्लीन कराता हूं, है ना, कि किसी को ये इज्जत हो कहने में. ऐसे ही फार्मर्स के लिए भी रिटेंशन ऑफ यूथ इन फार्मर्स वाली एक स्कीम थी. तो सिमिलरली दोनों साइड्स हैं इसके. इट्स ओनली नॉट ओनली फॉर पुअर, इट्स फॉर एवरीबडी. वी मस्ट सपोर्ट इट, राइट. सो सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दोनों मिलकर इंप्लीमेंट कर रहे हैं. राइट, जहां मिनिस्ट्री लिखी थी ऐड करो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी है. राइट. देन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इज नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ऐसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पे कभी कभी सवाल आ जाता है, मेंशन हो जाए तो ध्यान रख लेना. राइट. अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस. सीधा सीधा सवाल है भैया, ये सफाई कर्मचारी जो फेडरेशन है किसके अंदर है? सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री. राइट. इट वुड बी इंप्लीमेंटेड फॉर 3 years ओनली, 2023-4 से लेके 25-26 तक. आई डोंट थिंक दिस माइट हैपन, बट प्रोबेबली वी मस्ट रिमेंबर कि नमस्ते में जो ई है दैट इज 3 years के लिए इंप्लीमेंट होगी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आ गया तो क्या करेंगे हमें पता होना चाहिए. कौन सी चीजें? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड अर्बन अफेयर्स है, नमस्ते स्कीम सैनिटेशन एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स के लिए, और 3 साल के लिए इंप्लीमेंट हो रही है. कब से? 23-24 से लेके 25-26 के फाइनेंशियल ईयर तक. टारगेट ग्रुप ऑब्वियसली सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स हैं, हो गया याद. एम्स क्या है जी? 0 फैटल्टीज इन सैनिटेशन वर्क इन इंडिया. आ जाए ऑप्शन तो याद ही हो जाएगा, गेस हो जाएगा. ऑल सैनिटेशन वर्क टू बी परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड वर्कर्स. Then no sanitation works comes in direct contact with human fecal matter. That's what we are trying to actually achieve. Right? Sanitation workers are collectivized into SHGs, self-help groups. इनको एक तरह से वॉइस बनाने के लिए, कल्ले कल्ले को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, अगर इकट्ठे हो गए यूनाइटेड वी स्टैंड. तो इनको एक वॉइस बनाने के लिए कि इनकी सुनी जाए, SHGs में अरेंज कर दें. राइट जी. सॉरी. देन गल्फ ऑफ एलात, ये बहुत ज्यादा न्यूज में एरिया. इसका दूसरा नाम भी है, मेनली इसे क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ अकाबा. अब आप समझ जाएंगे कहां पे है. बट ये नाम नया था, मैच द फॉलोइंग में आना था, इजराइल जॉर्डन के आसपास की बात थी, तो सवाल बन जाता. वी मस्ट नो इट, वी मस्ट 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 नो इट कहां पे. राइट. तो गल्फ ऑफ एलात न्यूज में तो छोटी सी बात है. कोरल रीफ्स की बात हुई है यहाँ पे. एक्सपीरियंस अ सरप्राइजिंग 3000 ईयर शटडाउन. यहाँ पे कोरल रीफ्स कुछ हजार साल नहीं ग्रो कर पाए थे. इससे कंसेप्ट भी है, क्यों नहीं करे थे? बिकॉज उस टाइम आइस एज आ गई थी. अगर ग्लोबल कूलिंग हो ना, ये चीज याद रखना साथ में, ग्लोबल कूलिंग होगी, अगर वार्मिंग तो हो रही है, अगर कूलिंग होगी, बहुत ज्यादा कूलिंग होगी, तो कोरल्स ग्रो करना बंद कर दें. बिकॉज दे नीड अ कंसिडरेबली वार्मर क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर अराउंड, वार्मर वाटर, है ना. कम पानी चलना चाहिए, उसमें गंद नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा पानी होना चाहिए, है ना. बहुत ज्यादा उसमें स्टॉर्मी वाटर नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर भी मॉडरेट होना चाहिए. अगर ग्लोबल कूलिंग होगी तो क्या हो रहा है? इस एग्जांपल से हमें कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा है. कोरल रीफ्स की ग्रोथ शट डाउन हो रही.
राइट। सो अभी हमने रियलाइज करा कि कोरल रीफ्स की ग्रोथ शट डाउन हुई थी कहाँ पे, गल्फ ऑफ एलात में। इसकी लोकेशन बहुत जरूरी है। इट इज ऑल्सो नोन एज गल्फ ऑफ अकाबा। यूजुअली आपको गल्फ ऑफ अकाबा मिलेगी अपनी, हाँ जी, you will find this in the maps in your atlases, right? Gulf of Aqaba, which is northeastern extension of the Red Sea. अब समझिए कहाँ पहुंच रहे हैं हम, रेड सी की नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन, राइट जी। सो द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ रेड सी इज डिवाइडेड बाय द सिनाई पेनिनसुला, ये भी सवाल में आता है, बहुत बड़ी। देन गल्फ ऑफ अकाबा इन द ईस्ट एंड द गल्फ ऑफ सुएज इन द वेस्ट। दिस एरिया इज टू मच इन न्यूज। इसके सीधे सीधे नाम नहीं, इसके अदर नेम्स भी पता होने चाहिए। गल्फ ऑफ आइलात या ईलात, जो मर्जी बोल लो इसे। ईलात कहाँ पे है, याद करो, कुछ बनाओ कुछ। ईलात, ईलात इजराइल, और ईलात, लात कहाँ फंसी हुई है लड़ाई में, ये जॉर्डन, जॉर्डन इजराइल वाली जगह, राइट। फेयर इनफ और नॉट, याद करने को कुछ भी अपनी तरफ से बनाना है इसे। आई बिलीव कि लातें कहाँ लड़ रही हैं आपस में, इजराइल वाले एरिया के आसपास, right? It is located along the southeastern edge of the Sinai Peninsula and to the west of Arabian Peninsula. पिक्चर में इजिली याद हो रहा है, जो पहली पिक्चर थी, राइट। इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम, कह रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होते होते इंडिया में आ जाएगी कि नहीं आएगी। जो रिफ्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो टेक्टोनिक प्लेट टूट के इंडिया की तरफ आएगी। फिर क्या होगा हमारे यहाँ पे कुछ हजारों लाखों साल बाद, वेस्टर्न घाट्स के पास बहुत बड़े फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे, राइट। क्यों सुना रहा हूँ कहानी, याद रखना कि ईलात यहाँ पे भी लात फंसी है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम में, राइट। देन द टायरन स्टेट, तिरान और तिरान स्टेट कनेक्ट्स द गल्फ ऑफ अकाबा विद रेड सी। इट आल्सो सर्व्स एज कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। स्ट्रेट्स पे सवाल आया तो ऑब्वियसली नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट कहाँ है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। Supports unique and diverse aquatic system, vital habitat for world's richest coral reefs. No need to remember. Bordering countries of Gulf of Eden, ये ध्यान रखना जी, इजराइल है, जॉर्डन, इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया। Got the location now, अब समझ आया कहाँ पे है बेसिकली, रेड सी के ऊपर, राइट। Some of the major cities that are situated northern end of Gulf of Aqaba. आजकल मैच द फॉलोइंग आ रहा है, तो सिटीज का थोड़ा सा नाम देख लो, याद ना भी हो। ताबा या तब्बा कहाँ पे है, इजिप्ट। याद करने के लिए आई एम ट्राइंग टू बी लिटिल बिट इनोवेटिव। देन ईलात इज इन इजराइल, रिमेंबर दिस, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ईलात याद रखना। देन अकाबा, ऑब्वियसली जॉर्डन। प्लीज रिमेंबर एटलीस्ट अकाबा एंड ईलात, ठीक है जी। देन एक्सरसाइज कमोडो, लास्ट ईयर मिलिट्री एक्सरसाइज पे सवाल आ गया तो हमें करना पड़ता है। किसके साथ होगी, एनी गेसेस? कमोडो एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ, या कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? वैसे मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, एनी गेसेस कौन सी कंट्री होगी ऑर्गेनाइजर? साउथ ईस्ट, हाँ, गेस करो कोई बड़ी सी कंट्री। इंडोनेशिया, बिल्कुल सही। एक्सरसाइज कमोडो इज इंडोनेशिया के साथ नेवल एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज एंड multilateral naval exercise organized by Indonesia since 2014, राइट। बायनियल है, 2 साल में एक बार हो रही है, और 5वां एडिशन हो रहा है इस बार, राइट। तो कमोडो, याद रखने वाली चीजें बस यही, इंडोनेशिया, नेवल, बायनियल, मल्टीलेटरल, बस, नथिंग एल्स टू रिमेंबर। सो इंडियन नेवी का INS शार्दुल जा रहे हैं, लॉन्ग टाइम रेंज मैरीटाइम रेंज सर्वेलेंस जा रहा है, और ये नॉन कम्बैटेंट, एक और चीज याद रखने में कर लेना, नॉन कम्बैटेंट एक्सरसाइज, राइट। नॉन कम्बैटेंट एक्सरसाइज है, अपनी अपनी टेक्नोलॉजी शोकेस करनी, राइट जी। सो दिस इज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडोनेशिया, ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडोनेशियन नेवी। क्या कर रहे हैं, बाकी सारी बातें वैसी होती हैं कि फोस्टर करेंगे डेवलपमेंट, रिसर्च करेंगे, कोलैबोरेशन बढ़ाएंगे, अपनी अपनी टेक्नोलॉजी शोकेस करेंगे, कोई बात नहीं, राइट जी। आई डोंट थिंक इसकी थीम का जरूरत है, बट पढ़ तो लो, मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, 5th एडिशन है, 2014 से चल रही है, एंड नॉन कम्बैटेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, बस इतना याद करने वाला और कुछ नहीं, राइट जी। देन यमुना रिवर, यमुना रिवर हैज बीन इन यूज थ्रू आउट द ईयर,
सवाल एक आध तो नॉर्दर्न रिवर्स पे बनेगा, क्या पता यमुना पे बन जाए। कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री। और कौन सा नाम है इसका? यमुनोत्री ग्लेशियर का एग्जैक्टली बंदरपुंछ नहीं। एनसीईआरटी में जाके 11th क्लास, इंडिया वाली एनसीईआरटी, प्लीज अंडरलाइन दिस फैक्ट, क्या ग्लेशियर का नाम दिया? बंदरपुंछ। बंदरपुंछ ग्लेशियर एंड द ग्लेशियर्स फॉर ऑल द नॉर्दर्न रिवर्स। होमवर्क फॉर यू टुडे इज, इंडिया वाली एनसीईआरटी है ज्योग्राफी, अंडरलाइन द ग्लेशियर्स, याद कर लेना। बंदरपुंछ, यमुना एंड ऑल द अदर नॉर्दर्न रिवर्स के ग्लेशियर्स। सीधे सीधे सवाल बनते हैं और इतने सालों से पढ़ रहे हैं, किताबें काली कर रहे हैं, याद होना चाहिए, है ना? इफ यू डू नॉट रिमेंबर इट, रिवाइज इट, राइट? सो यमुना क्लीन करनी है, यमुना के बारे में न्यूज चलती जा रही है, हेविली पोल्यूटेड यमुना है, इससे सवाल नहीं आना है हेविली पोल्यूटेड है कि नहीं। क्वेश्चन वुड बी ऑल्सो नोन एज यमुना इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गैंजेस रिवर, पता है सबको। ओरिजिनेट्स इन यमुनोत्री और बंदरपुंछ, सबको पता है, राइट? यमुना 1376 किलोमीटर लॉन्ग है। ये 3 स्टेट्स देख लेना यार। देखो इसमें कौन सी जगह मिसिंग है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। दिल्ली से भी तो फ्लो करती है, बट दिल्ली क्यों नहीं है? दिल्ली स्टेट नहीं। दिस इज कंफ्यूजिंग थिंग विच कैन बी अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट, यमुना फ्लोज थ्रू 3 स्टेट्स, करेक्ट। यमुना flows through 3 states and 1 UT, correct. Yamuna flows through only these 3, wrong, right? So ये कंफ्यूज ना करें, तो अपने को याद रखना। जाती दिल्ली से भी है, बट स्टेट्स कौन सी हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। खासकर हरियाणा पेपर वाले एंड यूपीएससी वाले, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, राइट जी? सो आफ्टर राइजिंग इन हाई हिमालय इट फ्लोज सदर्नली डायरेक्शन, वहां से जाती है एग्जिटिंग उत्तराखंड ऑन टू द इंडो गंजेटिक प्लेन, जाके मिलती कहां पे? प्रयागराज। वहां पे क्या हुआ है? संगम। इस बार क्या हुआ है? 40 करोड़ लोग कहाँ गए थे? महाकुंभ। सो महाकुंभ करके भी यमुना इंपॉर्टेंट है। और सारे फिर द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ दोज नॉर्दर्न रिवर्स, है ना? कौन से पॉइंट्स याद है किसी को? ऊपर से लेकर नीचे तक, जब तक ये लास्ट में नहीं मिलती यमुना गंगा, तब तक सारे मीटिंग पॉइंट्स का नाम पता होना चाहिए। कौन से प्रयाग हैं? कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, धौली गंगा कहाँ मिल रही है, अलकनंदा कहाँ मिल रही है, गंगा कहाँ बन रही है। इसकी एक पिक्चर बना लेना इस पर, मेक अ पिक्चर एंड मेक अ निमोनिक, दोनों कर लो। कि पिक्चर से फंस गए तो निमोनिक याद आ जाएगा, निमोनिक से फंसे तो पिक्चर याद आएगा, राइट? मेक अ पिक्चर डेफिनेटली, राइट जी? सो द यमुना देन passes Delhi where it feeds the Agra canal. I don't think this is important, but फिर भी चलो पढ़ा है तो पढ़ा है। आगरा कैनाल को फीड कर रही है। साउथ ऑफ दिल्ली now only within उत्तर प्रदेश, it turns south eastward. Near Prayagraj, after a course of 855 miles, it joins the Ganga. क्या बोलते हैं इसे? संगम वाला। कौन सा प्रयाग है ये? प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद हो गया, राइट? इट मीट्स दी गंगा। त्रिवेणी, बिकॉज वी बिलीव कि सरस्वती भी आ रही है। सरस्वती इज अ पेलियो चैनल जो अब सूख चुका है और दिख नहीं रहा। उसके ऊपर भी एक हरियाणा में डैम बनाने की बात हो रही है, उसको रिवाइव करने के लिए, आदि बद्री डैम, है ना? फॉर रिवाइविंग दी सरस्वती। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो मेन सवाल यहाँ से आ जाता है जी, कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? राइट और लेफ्ट दोनों लाइन वाइज याद होनी चाहिए। जो सवाल आ चुका है, टोन्स रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। जिस साल आया था उस साल मुझे भी नहीं पता था। टोन्स रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ध्यान रखना। द चंबल रिवर इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑन द राइट। तो दो कंफ्यूजिंग सवाल, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी? टोन्स। राइट से लार्जेस्ट कौन सी? चंबल, राइट? ध्यान रखना इस चीज को। अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड हिंडौन, सरदा, गिरी, बेतवा, सिंध ऑन द लेफ्ट। कोई बात नहीं, इसकी ट्रिब्यूटरीज की फोटो बना के याद करेंगे कि ऊपर नीचे कुछ ना हो। देन प्राइम मिनिस्टर धन न्याय कृषि योजना, कोई बता ही रहा मैं किसके लिए हूँ? किसके लिए हूँ जी? मैं फार्मर्स बोलूंगा, खुश हो जाएंगे मेरे भाई, खासकर पंजाब वाले फार्मर्स। बट ये याद करने वाली बात है, नाम ही बता रहा है नहीं, इसमें याद करने वाली बात है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था ना। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किसने चलाया था? कौन सी बॉडी ने? नीति आयोग, बिल्कुल सही। किस बारे में था? जो बैकवर्ड 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं
उनको इंप्रूव करने के लिए उन पे स्पेशल एम्फोसिस दिया जा रहा था, जो सोशल परफॉर्मर्स में, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पीछे हैं, फॉर एग्जांपल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एक्सेट्रा, उन पे फोकस कर रहे थे। अब ये वाली योजना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट टाइप का प्रोग्राम इन फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स है। जो डिस्ट्रिक्ट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स को पिकअप करके उन पे स्पेशल एम्फोसिस करा जाएगा, उनको स्पेशल सब्सिडी दी जाएगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सपोर्ट दी जाएगी कि इनकी परफॉर्मेंस बढ़े। तो याद रखने वाली बात क्या है, दिस धन धनाया कृषि योजना इज फोकसिंग ऑन दी 100 backward districts, probably an aspirational district program for agriculture. This might be a question here and there. 100 districts वाली बात है, धन धनाया 100 रुपए, 100 रुपए से याद आ जाए। हाँ जी, सो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने बजट में बोला है दैट लॉन्च ऑफ प्राइम मिनिस्टर धन धनाया कृषि योजना PMDKY क्या कर रहे हैं जी, इज अ मेजर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव अंडर द यूनियन बजट। ठीक है, एम्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन याद रखना इसी का पार्ट है, राइट? इरिगेशन तो है ही है, फाइनेंशियल एक्सेस भी है, बट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे स्पेशल एम्फोसिस होगा, राइट? द इनिशिएटिव फॉलोज द सक्सेस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। दिस आई हैव अ गट फील माइट फॉर्म अ क्वेश्चन। कौन सी ऐसी एग्रीकल्चर की स्कीम है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम से इंस्पायर्ड है या उससे सिमिलर है? So we must know this. What is that? Dhan Dhanaya Yojana. Right, जी? Aligns with the government's goal of strengthening rural prosperity, boosting farm incomes, etc. कोई बात नहीं. So PM Dhan Dhanaya Krishi Yojana, enhancing agriculture productivity, promoting crop diversification, post harvest infrastructure, सारी बातें आ गई ना. Irrigation बढ़ाएंगे, credit access बढ़ाएंगे, right? Nothing to note about. 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट करेंगे. कई बार ये नंबर ऐसा सा पूछ लेते हैं, 10 लाख, 5 लाख, 5,000, नॉट एग्जैक्ट 1.7 बट लगभग 1 करोड़ फार्मर्स, लगभग 1.25 करोड़। देन इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, सिलेक्शन ऑफ 100 टारगेट डिस्ट्रिक्ट्स, 100 टारगेट डिस्ट्रिक्ट जो बैड परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लाइक इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। सिमिलरली द स्कीम विल कवर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स: लो प्रोडक्टिविटी जी, मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, लिमिटेड क्रेडिट एक्सेस, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद, ये बॉडी को सिड भी लिख देता है पेपर वाला, सिड भी नहीं है, नबार्ड है। नबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो धन धनाया योजना, नबार्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो है ही है, नबार्ड है साथ, सिड भी नहीं, राइट? When Department of Financial Services will identify district based on data analysis. कौन कर रहा है identify? Ministry of Agriculture, Farmers and Agriculture and NABARD. ये मिलके डिस्ट्रिक्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बैकवर्ड हैं, उनको फिर ये योजना के बेनिफिट्स मिलेंगे। देन इट डज नॉट हैव अ स्टैंड अलोन बजट बट विल बी फंडेड थ्रू द एग्जिस्टिंग स्कीम्स। इसका अलग बजट नहीं रखा गया, राइट जी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की एंड फिशरीज की जो स्कीम्स हैं उनके बजट में से निकाल करके इसका बजट दिया जाएगा। सो डज इट हैव अ बजट ऑफ 4,000 करोड़? रिमेंबर दैट, राइट? रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम to address unemployment in agriculture, government has introduced a multi-sectoral rural prosperity and resilience program. स्किल करेंगे रूरल यूथ को, इन्वेस्टमेंट करेंगे, याद करने की बात कोई नहीं, नो नीड टू वरी। देन एडिशनल थिंग्स ये ध्यान रखना, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, इसमें एक आधी बात अप्रिशिएट करने वाली है। ये 6 ईयर की मिशन है, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस। बेसिकली तुर, उड़द, मसूर एंड अदर सच पल्सेस पे, सिर्फ इन पे नहीं, अदर सच पल्सेस पे भी फोकस किया जाएगा। पल्सेस का क्या इशू है? हम लार्जेस्ट कंज्यूमर है लगभग, बट बहुत सारा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, लार्जेस्ट इंपोर्टर एज वेल। सो बहुत सब्सटेंशियल पार्ट इंपोर्ट करना पड़ता है। एक बात, इंपोर्ट बिल घटाओ। दूसरी बात, जहां जहां चावल लगाया जा रहा है वहां वहां पानी कम हो रहा है ना, चोना बीज दे की हो जाता है। सो सॉरी, सो वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। सो व्हेन वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, पल्सेस आर नॉट वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक राइस, पल्सेस की पेमेंट भी अच्छी मिलेगी। इट्स जस्ट कि हम फार्मर्स को बता पाए कि आपके ही बेनिफिट में पल्सेस, फॉर एग्जांपल पंजाब एरिया में पल्सेस लग सकती हैं, इतनी अच्छी पल्स प्रोडक्शन हो सकती है, इतनी अच्छी कमाई हो सकती है,
चावल को रिप्लेस करके इन्वायरमेंट भी बच सकती है, इकोलॉजी, वाटर टेबल, राइट, प्रोडक्शन, पैसा, कॉमर्स, रिक्वायरमेंट, प्रोटीन इंटेक, सब कुछ इससे सॉल्व हो सकता है. दैट्स व्हाई दिस मिशन माइट बी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एटलीस्ट फॉर द मेंस. सो बेसिकली डेवलपिंग क्लाइमेट. एक और बात है, पल्सेज आर मोर क्लाइमेट रेजिलिएंट देन राइस. क्लाइमेट चेंज को भी आप मिटिगेट या अडेप्ट कर पा रहे हैं, अडेप्टिंग है बेसिकली. बाय द वे इकोनॉमिक सर्वे जब करेंगे हम देखेंगे दैट नाउ इंडिया शिफ्टेड कि हम अडेप्टेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, मिटिगेशन पे. हम क्यों मिटिगेशन करें भाई, जो गन डाल रहे हैं वही मिटिगेशन करें, हम अडेप्टेशन करें, राइट. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. एंड नाउ एनहांसिंग प्रोटीन कंटेंट इन पल्सेस. So NAFED and NCCF will be the buying the pulses from farmers under guaranteed agreement for 4 years. बेसिक मुद्दा क्या है, एमएसपी चावल और वीट का था. एमएसपी करके लोग फार्मर्स चावल और वीट लगा रहे थे, राइस एंड वीट. सो नाउ पल्सेस में भी गारंटीड एग्रीमेंट्स हो जाए कि भैया आपको लीगल गारंटी के साथ पैसे मिलेंगे अगले 4 साल, आप खुले हाथ से पल्स लगाओ, राइट. जो फार्मर है उसे क्या चाहिए कि मेरा प्रोड्यूस बिक जाए, राइट. सो hence this comprehensive program for vegetable and fruits as well, कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से मिलके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. एग्रीकल्चर में जो हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट है, दैट इज ग्रोइंग अ लॉट फास्टर देन एग्रीकल्चर विच हैज प्राइमरली स्टैग्नेटेड. सो हेंस हॉर्टिकल्चर को भी पुश करने की बात हो रही है. देन ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल इंट्रोड्यूस दिस जीएससी, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, राइट. ये क्या करेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन बताएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी है वो बताएगा. नो डिटेल्स रिक्वायर्ड ओवर हियर. देन एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट जी क्या होगा, पीएमडीकेवाई, थोड़ी मेंस वाली बात आ गई. अच्छा जी, एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ जाएगी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जाएगा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो जाएगी. पिछली कई स्कीम्स पे बोल रहे हैं, हो पा रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, नहीं हो रहा बिल्कुल भी. फार्मर स्ट्रेंथन है यार, फार्मर्स आर ग्रेजुअली गेन पार. पूरी कंट्री में नारे लगा करके लॉ को वापस करवाना, दैट शोकेसेस द स्ट्रेंथ, है ना. फार्मर्स के सेंसिटाइजर्स बुरा ना मान जाए तो हमें बोलना पड़ेगा. देन एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल लाइवलीहुड्स, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लाइवलीहुड बढ़ेगी. चैलेंजेस क्या है, टाइमली फंड नहीं मिलेगा, ट्रिपल एफ वाले, फंड फंक्शनरीज एंड फंक्शंस. देन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स इन रिमोट एरियाज. रिमोट एरियाज पे फोकस तो कर रहे हो बट इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, कैसे इंप्लीमेंट करोगे. देन फार्मर अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन. दिस इज द बिगेस्ट थिंग इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, दैट फार्मर्स बी मेड अवेयर अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, कि वो खुद चेंज करें, उन्हें फोर्स ना करें. फोर्स करोगे तो फिर क्या होगा आपको पता, राइट. सो कंक्लूजन क्या है जी, दिस इज अगेन ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग इंडियाज एग्रीकल्चर लैंडस्केप. मेंस वाले एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप याद कर लें, ये बहुत जगह काम आएगा. कोई योजना पे आया, आप ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप लिख सकते हो कंक्लूजन, राइट. सो ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंडस्केप बाय फोकसिंग ऑन प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन, स्टोरेज एंड फाइनेंशियल एक्सेस. एम्पावर कितने फार्मर्स को कर रहे हैं, 1.7 करोड़. So while challenges remain, effective coordination between central and state governments and timely implementation will be the key to the scheme's success. State क्यों जरूरी है एग्रीकल्चर में, कोऑर्डिनेशन स्टेट सब्जेक्ट है, याद रखना बार बार. एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राइट. देन प्रोजेक्ट वाटर वर्थ. अब ये नाम कंफ्यूजिंग है. वाटर वर्थ अगर मैं बोलूं, ये वाटर सेविंग का स्कीम है, पोर्टेबल वाटर को बचाने की स्कीम है. लगता है ना है कि नहीं लगता, बट है नहीं. जो मेटा है, फेसबुक वाली कंपनी, दैट इज लेइंग डाउन ऑप्टिकल केबल्स अंडर द सी. बहुत बड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. यूएस, इंडिया, ब्राजील, सबके नीचे से ऑप्टिकल केबल जाएगी. दैट्स व्हाई द फिश इज सेइंग कि आई वांट टू ईट ऑप्टिकल केबल्स नाउ. इससे क्या पता चल रहा है, फोटो में भी डीप मीनिंग है कि हम लोग तो अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने को ऑप्टिकल केबल डाले जा रहे हैं. ऑन वन हैंड इट इज हेल्पिंग ह्यूमैनिटी, बट ऑन द अदर हैंड इट इज हार्मिंग द इकोलॉजी, है ना. जहां तारें थी नहीं, फिशेस को क्या पता क्या है. और अब हम, इन्होंने क्या कहा है, वाटर वर्थ में हम एआई सिस्टम्स लगाएंगे कि फिशेस वगैरह उस तारों को हार्म ना कर सकें, खा ना सकें. तो हम उन्हें हार्म कर सकते हैं, वो हमें नहीं कर सकते. सो व्हाट इज दिस वाटर वर्थ? Meta announces ambitious subsea cable endeavor ever, Project Waterworth.
So water worth is what? Subsea cable. मेटा का है जिसका मर्जी है, बट सबसी केबल है. इट इज नथिंग टू डू विद सेविंग वाटर. सो 50,000 किलोमीटर लॉन्ग केबल कितनी बड़ी, मतलब हमें वहां से लेके एसी की केबल पीछे तक डालनी होती है, बहुत महंगी है. ये 50,000 किलोमीटर की केबल डाल रहे हैं. एंड अगर आप एक्चुअली गूगल करेंगे या देखेंगे तो बहुत सारी केबल्स अंडर दी सी अब हैं. जो इंटरनेट कनेक्टिविटी अंडमान से तो हमने अभी डाल ली है रिसेंटली. एन ऑप्टिकल केबल हैज बीन लेट डाउन. हाँ, बहुत सारे. इवन हमारी सड़कें भी खोद के देखोगे यहाँ भी निकलेगा. बट लैंड पे इतना हार्म नहीं होता जितना सी में होगा, है ना. सो इट्स केबल विल रीच डेप्थ अप टू 7,000 मीटर्स. हमारा मत्स्य पहुंच पाएगा यहाँ पे? नहीं, 6,000 था. रिलेट कर लो, याद हो जाएगा. ये 7,000 मीटर डीप वाटर्स में. प्रोजेक्ट इज यूजिंग एआई टू एनहांस सबसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंप्रूव ग्लोबल कनेक्टिविटी. बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या फायदा है? डेटा ट्रांसमिशन बेटर हो जाती है, लीकेज कम होती है, ज्यादा ट्रांसमिशन हो जाती है. दैट इज व्हाई इट इज बेटर. And focuses on enhancing cable deployment and maintenance, ensuring internet access worldwide, enhances burial techniques, high-risk fault areas such as shallow waters near the coast. So basically, they're trying to save the infrastructure as well by using sophisticated technology such as AI. Right, Ji? Then, what will the waterworth project do? It will, by leveraging advanced machine learning models, it will predict and mitigate potential disruptions. 7,000 किलोमीटर नीचे, 7,000 मीटर नीचे आपने पाइप डाल दी, केबल डाल दी. हमें तो घर में नहीं मिलती, कहां से कटी है ना. पहले जब केबल टीवी होता था, पापा से लड़ाई होने के बाद हम लोग केबल काट देते थे चुपचाप, कि अब देखो 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे ढूंढने कहां से कटी है. बट 7,000 मीटर नीचे कहीं छोटा मोटा कट आ गया फिर. सो हेंस दे आर लेवरेजिंग हाई एंड टेक्नोलॉजी टू मिटिगेट दी पोटेंशियल डिसरप्शंस. एक चीज देखने वाली, कनेक्टिविटी कहां तक जा रही है? यूएस, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड अदर रीजन्स एज वेल. सो इंडिया, यूएस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका को तो कनेक्ट कर ही रहे हैं. देखो कितना बड़ा होगा, कहां से कहां तक जा रहा है. राइट, देन कनेक्टिविटी दे रहे हैं एंड दैट इज, थैंक यू सो मच. किसी को कोई सवाल, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ. अब प्रीलिम देने वाले इस बार कितने हैं यहाँ पे? आज क्या करेंगे? इफ एनीबडी वांट्स माय हेल्प तो मुझे अपना अपना डेली वाला टाइम टेबल घर जाके लिख के फोटो भेज देंगे. और डेली वाला टाइम टेबल नहीं, दो कितने महीने? फेब इज गॉन, मार्च एंड अप्रैल. वो 20 को भूल जाओ, 60 दिन का प्लान करो. मार्च एंड अप्रैल का प्लान मुझे बता देना क्या है. राइट, देन वील गो अहेड विद इट. क्या क्या ट्वीक चाहिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए. बेसिकली आई वुड वांट कि टोटल अब मार्च और अप्रैल में एटलीस्ट 15 से 20 मॉक टेस्ट तो करें फुल लेंथ वाले, एटलीस्ट. एंड आखिरी के 15 दिन सिर्फ यूपीएससी वाले, एटलीस्ट आखिरी का एक हफ्ता सिर्फ यूपीएससी के पीवाईक्यू करने हैं. मॉक टेस्ट आखिरी हफ्ते में प्लान नहीं रहेंगे. दिस इज अगेन माय हम्बल सजेशन, ओपिनियन. राइट, चलो, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम.